Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to complete Unit 4 of Block 1 MPCE 011, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. Today we are going to study about mental retardation. मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है, कैसे होती है, क्या ये बाय बर्थ होती है या बाद में डेवलप होती है, वो सारी चीज़ें हम आज समझने वाले हैं। इसको टेस्ट कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट है, पॉसिबल है या नहीं, ये भी हम जानेंगे इसमें। तो मेंटल रिटार्डेशन जो होती है ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का मतलब होता है जब बच्चा ग्रो हो रहा होता है उस टाइम पे ये डिसेबिलिटी होती है। जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें ये देखी जाती है। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि इनकी जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है ना वो एक एवरेज जो उस एज के बच्चे हैं उससे कम होती है। उसका इंटेलिजेंस लेवल लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू उसी एज का दूसरा एक नॉर्मल बच्चा जो होता है। इनको हमेशा ये भी हो सकता है कि ये ज़िंदगी भर इसी मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन में रहे, या ऐसा भी हो सकता है कुछ कंडीशंस में कि वो ठीक हो जाती है या सुपरविजन में रखना होता है एंड फिर वो धीरे धीरे रिकवरी भी हो जाती है। कभी कभी पार्शियल रिकवरी होती है, कभी कभी कंप्लीट रिकवरी होती है, कभी कभी रिवर्स भी हो जाती है। वो क्या कैसे होती है वो सब हम आगे समझते जाएंगे। पहली पहली चीज़ कैसे कैसे होती है, किस किस को होती है, क्यों होती है, ये वाली चीज़ें हम जानेंगे। तो मेंटल रिटार्डेशन का जो डायग्नोसिस है ना, किसी भी इंडिविजुअल का जब हम करते हैं तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। पहली चीज़ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग लेवल जो है वो उसका अगर एवरेज से बिलो है। सेकंड, उसकी जो एडेप्टिव स्किल एरियाज़ है, जो डेली लिविंग के स्किल्स होते हैं हमारे, ब्रश करना, नहाना धोना, ठीक से टेबल पे बैठ के खाना खाना, लेटना, ये सारी चीज़ें बेसिक स्किल्स होती है, एडेप्टिव स्किल्स होती है। कहीं अगर ऊंचा दरवाज़ा है, दरवाज़ा थोड़ा नीचा है और आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप झुक के निकलते हो, तो ये एडेप्टिव स्किल्स होती हैं। क्या ये उनमें है? सिग्निफिकेंट लिमिटेशन देखने के लिए मिलेगी इनमें अगर मेंटल रिटार्डेशन का केस है तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की अगर बात करें तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट की हेल्प से, जहाँ पे हम इंसान किस तरह से रीजनिंग करता है अपनी मेंटल एज के हिसाब से, उसको हम चेक करते हैं। तो आपने आईक्यू तो पढ़ा ही होगा इफ़ यू रिमेंबर। तो हम मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 इस तरह से लिख के करते थे। ये वो होता है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, वहाँ से हम चेक कर सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें आईक्यू का जो स्कोर होता है वो 70 से 75 के बिलो होता है। 70 तक भी नहीं पहुंच पाते या 75 तक भी नहीं पहुंच पाते, उससे बिलो होता है उनका। और इनकी एडेप्टिव स्किल्स की बात करें तो डेली लाइफ के लिए भी इनको एडेप्टिव स्किल्स की नहीं होती है इनमें, और इनको सिखाना पड़ता है, बहुत ज़ोर देना पड़ता है इनके ऊपर। तो इनकी जो स्किल्स होती है कुछ भी लैंग्वेज समझने की या लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने की, उसमें भी आपको अ, दिखेगा ये एडेप्टिव स्किल के ही अंदर है ना। एक आम इंसान बात कर पाता है, ये नहीं कर पाते हैं, इनको दिक्कत आती है। होम लिविंग स्किल्स जो होती हैं, जैसे उठना बैठना खाना पीना, नहाना धोना ब्रश करना, ये सारी चीज़ें। एंड देन जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज है उनको यूज़ करना, हेल्थ से रिलेटेड लीजर एक्टिविटीज़, सेफ्टी, सेल्फ केयर, सोशल स्किल्स, सेल्फ डायरेक्शन, एकेडमिक स्किल्स, रीडिंग राइटिंग एरिथमेटिक वगैरह, एंड वर्क स्किल्स। इनमें आपको ये सारी वो एडेप्टिव स्किल्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। इन सब में आपको कुछ ना कुछ डिफेक्ट नज़र आएगा उनके उनके बिहेवियर, उनकी एक्टिविटी में। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो चलने चलना और बोलना ये भी बड़ी लेट सीखते हैं। जो एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हम एक बच्चे का मानते हैं ना, उसके हिसाब से उनका नहीं होता, उनका जनरल पॉपुलेशन से डिले होता है। और हो जाए बहुत अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये कभी नॉर्मल पे करना मुश्किल होता है इनका। जो सिम्टम्स होते हैं ये बर्थ पे भी आ सकते हैं, यानी कि जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से ही आपको दिखाई देने लगेगा, या आगे जब वो थोड़ा बड़ा हो गया होता है तब भी दिखाई देने लगेगा। ये डिपेंड करता है कि क्या हुआ उसके साथ, उसका रीज़न क्या था, क्यों हुआ उसके साथ, उस पर डिपेंड करता है। अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो कुछ केसेस जो होते हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के, वो तो बच्चा जब तक प्री स्कूल में नहीं जाता तब तक हम डायग्नोस भी नहीं कर पाते, हमें लगता है वो नॉर्मल है बच्चा। जब वो प्री स्कूल में जाने लगता है तब हमारे को माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के बारे में आइडिया लगने लग जाता है। तो
ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनमें माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है, उनमें आप ये भी देखेंगे कि वो उनको सोशल कम्युनिकेशन एंड फंक्शनल एकेडमिक स्किल्स में है ना डिफ़िकल्टी आएगी। उनको मुश्किल होगा लोगों से इंटरेक्ट करने में, बात करने में, पढ़ाई लिखाई करने में, उसमें वो डिफ़िकल्टी शो करेंगे। तो ये माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के सिम्टम्स दिखाई देंगे। जिनमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिन बच्चों में, या कोई बीमारी हो गई, बीमारी में मेनिंजाइटिस हो सकता है, एंसेफेलाइटिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस जो होती है वो एक ब्रेन के ऊपर की एक कोटिंग होती है जिसे मेनिंजेस कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। एंसेफेलाइटिस होता है जब ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। आइटिस वर्ड जहाँ पे भी आता है, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो जब भी ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम उसे एंसेफेलाइटिस कहते हैं। तो जब इनमें अगर कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया यानी कि इन्फेक्शन हो गया या कोई डिजीज़ हो गई, तब ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगर कुछ हो गए, तब ये बच्चों में माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन दिखाई देता है और ये कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट शो करेंगे, एडेप्टिव डिफ़िकल्टी शो करेंगे। जो तो हम शुरू से ही कर रहे हैं कि मेंटली रिटार्डेड बच्चों में 2 चीज़ें मिलेंगी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मिलेगा एंड एडेप्टिव डिफ़िकल्टीज़ मिलेंगी। सो तरह तरह की सीवियरिटी बच्चों में होती है। DSM 4 जो है उसने 4 डिफरेंट कैटेगरीज में इसको मेंटल रिटार्डेशन को बताया, कितने डिग्री तक मेंटल रिटार्डेशन है। तो 4 कैटेगरीज क्या क्या है? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। नाम से ही पता चल रहा है कि छोट कम से ज़्यादा में जा रहा है। अब इनका थोड़ा सा इन्होंने डिटेल बताया है एंड पॉइंट वाइज लर्न करेंगे, बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। तो उनके फंक्शनिंग का लेवल क्या है उन बच्चों का, उसके बेसिस पे DSM 4 में बताया हुआ। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि DSM 4 में जब क्लासिफिकेशन हुआ है तो क्या बेसिस थे, ऑन व्हाट बेसिस दे हैव क्लासिफाइड देम। दे हैव क्लासिफाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग लेवल ऑफ द इंडिविजुअल, कितने वो फंक्शनल है। तो इन्होंने माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन जो है उस बताया कि जितना भी मेंटली रिटार्डेड कैटेगरी डायग्नोस हुई है, लोग जितने डायग्नोस हुए हैं उनमें 85% माइल्डली रिटार्डेड होते हैं। अगर MR कोई बोलता है तो ज़्यादातर MR जो होते हैं वो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन वाली कैटेगरी के होते हैं। तो 85% लोग जो हैं वो माइल्डली मेंटली रिटार्डेड होते हैं। इनका जो IQ रेंज होगा वो 50 से 75 के बीच में होगा, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। एंड इनको हम एकेडमिक जो स्किल्स हैं वो 6th ग्रेड तक का ये एक्वायर आराम से कर लेते हैं और ये सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं, अपना इंडिपेंडेंटली जी पाते हैं। और कम्युनिटी एंड सोशल सपोर्ट मिल जाए तो और अच्छा है, लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है इनकी। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन जो है वो मेंटल रिटार्डेशन की जितनी भी पॉपुलेशन है मेंटली रिटार्डेड लोगों की, उनका 10% मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में आता है। इनकी जो रेंज होती है IQ की वो 35 से लेके 55 के बीच में होती है। सो ये अपना वर्क कर पाते हैं, सेल्फ केयर के टास्क कर सकते हैं, लेकिन इन पे मॉडरेट सुपरविजन की ज़रूरत होती है। कोई उनको सुपरवाइज करता रहे कि वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको बोल के बताना पड़ता है, ये उठा लो वहाँ से, इसको जगह पे रख दो, अपने राइट साइड में मूव कर जाओ, थोड़ा सा गोल टर्न करके उधर पीछे देखो अलमारी दिखेगी, इस तरह से उनको डिक्टेट करना पड़ता है। तो टिपिकली ये कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्वायर कर लेते हैं चाइल्डहुड में। एंड जो इनकी फंक्शनिंग है और जिस तरह से ये रहते हैं ये सक्सेसफुली कम्युनिटी में रह पाएंगे, लेकिन बेटर आइडिया इज़ इनको ग्रुप होम्स में रखा जाए, क्योंकि इनको बहुत सुपरविजन की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है सीवियरली मेंटल रिटार्डेशन। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन जो होता है वो 3 to 4% ही होते हैं। मेंटल रिटार्डेड पॉपुलेशन जो है, मेंटली रिटार्डेड पॉपुलेशन, उसका 3 to 4% ये होते हैं। और इनकी जो IQ है वो 20 to 40 होती है। तो आप समझ लो किस लेवल तक इनको समझाना पड़ सकता है केयर गिवर को। तो ये बेसिक सेल्फ केयर स्किल्स को तो मास्टर कर लेंगे, हो सकता है उनको थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन करना भी आ जाए, इतनी बात बोल लेंगे कि उनकी नीड के बारे में केयर गिवर को पता चल जाए कि वो क्या बोल रहे हैं, है ना। वॉशरूम जाए तो वॉशरूम, है ना, इस तरह से बोल देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं। तो थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स इनको डेवलप हो गई होती हैं एंड ये ग्रुप होम में रह पाते हैं। नाउ लास्ट जो कैटेगरी है, 4th कैटेगरी, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, ये सिर्फ 1 to 2% ही मेंटली रिटार्डेड पॉपुलेशन में मिलते हैं। इनकी IQ 20 से 25 के बीच में होती है और ये बेसिक सेल्फ केयर तो कर लेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इनकी हो जाएंगी,
लेकिन इनको ट्रेनिंग एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इनको हमेशा कोई ना कोई ट्रेन करता रहे, सपोर्ट करता रहे। और जो रिटार्डेशन है ना, वो अगर इनकी रिटार्डेशन ये जो 1 to 2% है, इनमें रिटार्डेशन बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ आती है। मतलब ये सिर्फ इनको एमआर नहीं है, इनमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है। मतलब हाथ पैर कांपते रहेंगे, या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई इशू होगा, है ना। बाउल ब्लैडर कंट्रोल का इशू हो सकता है, या बॉडी का मूवमेंट ही नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें आप देख पाओगे इनमें। सो इनका इनको बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ स्ट्रक्चर एंड सुपरविजन चाहिए। नाउ अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन, ये एक एसोसिएशन है जो अमेरिका में, ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल रहा है, AAMR। ये डेवलप किया गया था मेंटल रिटार्डेशन के जितने भी पेशेंट हैं ना, उनको डायग्नोस करने के लिए। एंड इन्होंने एक डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन भी डेवलप किया था। और इनका जो मेन फोकस था, यानी कि जब आपने DSM-4 का पढ़ा तो मैंने बताया था कि उस पर ध्यान देना कि किस पे करते हैं। इसमें इन्होंने किया है कि उनको किस तरह क्या हेल्प चाहिए, उनकी लिमिटेशन को लेकर इन्होंने इनको क्लासिफाई नहीं किया है। इनको इनको इस लेवल पे क्लासिफाई किया है कि वो कितने कैपेबल है, अपने रिटार्डेड स्टेट में कितने कैपेबल है, मतलब क्या क्या कर सकते हैं, उसके लेवल पे इनको कैटेगराइज किया है। जबकि वो ऊपर वाला जो था DSM-4, उसमें हमने क्लासिफाई किया था कि कितना ज़रूरत पड़ेगी उनको, राइट। तो इस तरह से आपको समझना है कि इसमें इन्होंने पॉजिटिवली लिया है एमआर को, AAMR ने। DSM-4 में उन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट ना देख के उन्होंने ये देखा है कि उनकी नीड्स क्या है, उसके बेसिस पे किया है। तो अगर हम AAMR की बात करें, उन्होंने जब क्लासिफाई किया तो उनकी कैपेबिलिटीज़ को देख के किया। तो उन्होंने जो कैटेगराइजेशन किया है इनका, वो किया है इंटरमिटेंट सपोर्ट, सेकंड लिमिटेड सपोर्ट, थर्ड एक्सटेंसिव सपोर्ट, एंड फोर्थ इज परवेजिव सपोर्ट। तो नाम से भी पता चल रहा है ना कितना कितना कैपेबल है वो। सो AAMR जो है, उन्होंने DSM-4 का जो क्लासिफिकेशन है उसी के ही बेसिक्स यूज़ किए हैं। इट्स जस्ट थोड़ा उस उन्होंने पॉजिटिव वे में यूज़ किया है इस वर्ड को। इंटरमिटेंट सपोर्ट का मतलब है बीच में ओकेशनली उनको ज़रूरत पड़ती है, नाम से ही पता चल रहा है। कभी स्ट्रेस हो गया, क्या क्राइसिस हो गया, तब ज़रूरत पड़ती है। एंड वैसे वो जो माइल्डली, जैसे इनकी जो DSM-4 की कैटेगरी आप देखोगे, उसमें माइल्ड जो एमआर थे, वो इसके इक्विवेलेंट है इंटरमिटेंट के। ना परवेजिव सपोर्ट, जो ये इसका लास्ट वाला था AAMR का, परवेजिव सपोर्ट में ये लाइफ लॉन्ग वाले होते हैं, इनमें लाइफ लॉन्ग मेंटल रिटार्डेशन चलता है। और इनको हमेशा डेली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर एरियाज़ में पड़ती है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये DSM-4 का प्रोफाउंडली रिटार्डेड इंडिविजुअल से रिलेटेड है। नाउ कमिंग टू कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये जेनेटिक ही है सिर्फ, या कोई ऐसे भी रीज़न है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसके कॉज को रिड्यूस कर सकते हैं? तो यस, हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो इन्होंने यहाँ पे बताया कि इनमें जो एमआर वाली डिसेबिलिटी जिनमें होती है, उनमें ये 2-3 चीज़ें भी दिखाई देती है: एग्रेशन, सेल्फ इंजरी, मूड डिसऑर्डर्स। ये भी इनकी डिसेबिलिटी के अंदर आ जाता है। तो सीवियरिटी जो है सिम्टम्स में जो आप देखोगे, वो और उनका जो एज है, इन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सो दैट हम उसकी एज और सीवियरिटी को देख के आइडिया लगा सकेंगे कि कॉज क्या है उसको एमआर होने का। सो जब आप ये देखोगे, जैसे कि पहले भी इन्होंने बताया हुआ है कि जब वो अपने माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन तक नहीं पहुंचता जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हम उसको एमआर की कैटेगरी में डाल देते हैं। और मेंटली रिटार्डेड बच्चे नहीं पहुंच पाते। अगर कोई पहुंच गया तो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज़ इन केसेस में देखने के लिए नहीं मिलता है। सो जो रिटार्डेशन है, वो क्रोमोसोम की वजह से भी होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी होती है। अगर जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल फैक्टर्स हैं, तो वो इन्फेंसी से दिखेगी। मतलब बच्चा जब पैदा होता है तब से आपको दिखाई देने लगेगी रिटार्डेशन। अगर रिटार्डेशन इलनेस या इंजरी की वजह से हुई है, या तो उसकी जो लर्निंग एंड एडेप्टिव स्किल्स है ना, वो एकदम से नहीं आई, पता चलेंगी आपको, धीरे धीरे पता चलेगा उसको। जब वो मास्टर करने में डिफ़िकल्टी होगी, तब आपको पता चलेगा कि इसके साथ कोई इशू है। 35% केसेस जो एमआर के होते हैं, उनमें हमें हमें उनके कॉज का पता ही नहीं चलता कि क्यों हुआ उनको।
सो बाकी के जो बचे हुए 65% है उनमें ज़रूर हम कॉजेज़ पता लगा सकते हैं। तो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं। पहला जो कॉज है वो है जेनेटिक। तो 5% चांसेस ऐसी होती है जो हेरिडिटी से ट्रांसफ़र होके आया है, मतलब जीन्स में ही कुछ गड़बड़ है, इस वजह से आया है। तो इन्होंने बताया है कि जो एबनॉर्मेलिटी जीन्स में हो जाती है, और जिस जीन में एबनॉर्मेलिटी होती है उसको हम फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। जो फ्रेजाइल एक्स होता है ना, ये वो क्रोमोसोम है जो सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो इस तरह का जब फ्रेजाइल एक्स एग्जिस्ट कर जाता है जीन्स में, तो उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। एक सिंगल जीन डिफेक्ट्स होता है, जैसे कि PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया, ये इस जीन की वजह से भी MR हो जाता है। या फिर कुछ मेटाबॉलिज्म में एरर्स आ गए तो भी मेंटल रिटार्डेशन पॉसिबल है। तो ये सारे जेनेटिक फैक्टर्स बताए हैं। या फिर म्यूटेशन हो गया जेनेटिक डेवलपमेंट के टाइम पे, कोई एक्सीडेंट की वजह से या कोई मेडिकेशन की वजह से, कुछ इस तरह से, कुछ अगर कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हो गया तो भी मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। सो एग्जांपल्स इन्होंने बताया है, जैसे कि एक्सीडेंट्स कैसे हो गया। जो 18 नंबर का क्रोमोसोम होता है उसका दो होते हैं, एक नंबर के दो क्रोमोसोम होते हैं, एक फादर की साइड से आता है, एक मदर की साइड से आता है। तो अगर वो 3 हो जाए तो 18 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो 3 हो गए काउंट में, इंस्टेड ऑफ 2। तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमी 18। या डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन सिंड्रोम को मोंगोलिज्म या फिर ट्राइसोमी 21 की वजह से हो जाता है, यानी कि 21st जो क्रोमोसोम होता है वो तीन तीन आ जाते हैं दो की बजाय, तो ये हो जाता है। सो ये कॉमन जेनेटिक कॉजेज बताएं, क्रोमोसोम 18 का, डाउन सिंड्रोम हो गया, फिर सिंगल जीन जिसे PKU कहते हैं, फिर फ्रेजाइल एक्स हो गया, ये वाले जीन्स के जेनेटिक रीज़न हो गए। नाउ प्री नेटल इलनेसेस एंड इन्फेक्शंस, यानी बच्चे के पैदा होने से पहले जो इन्फेक्शंस हो गए या इलनेसेस हो गए उसकी वजह से भी बच्चे पर इम्पैक्ट पड़ता है। वो क्या क्या है? पहला है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, जिसमें मदर ने अगर पहले 12 वीक्स में, ट्राइमेस्टर जो होता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें अगर मदर ने एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, इवन मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन से भी ये हो जाता है, और इससे बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाती है। या फिर ड्रग एब्यूज़ कर लिया या सिगरेट स्मोकिंग कर ली प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो भी मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। तो मैटरनल इन्फेक्शंस हो गए, या सब मदर को कोई प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ इश्यूज हो गए, इलनेसेस आ गई, जैसे कि ग्लैंडुलर डिसऑर्डर हो गया, रुबेला हो गया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, फिर साइटोमिगेलो वायरस इन्फेक्शन, इस तरह के इन्फेक्शन हो गए तो भी बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। मतलब 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है MR होने की। अगर मदर को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या ब्लड पॉइजनिंग हो गया, जिसे टैक्सीमिया कहते हैं, टॉक्सीमिया कहते हैं, सॉरी, तब ये हो जाता है। सो इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होने से या टॉक्सीमिया होने से ये होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई फीटस तक रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए ब्रेन में डैमेज आ जाता है और मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। अगेन बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं, ये भी फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ अगर हो गई, जैसे बच्चा पैदा तो हुआ लेकिन उसमें कुछ डिफॉर्मिटी आ गई, हेड में आ गई, ब्रेन में आ गई या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गई, तो भी MR हो सकता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक एग्जांपल इन्होंने दिया है। इसमें क्या होता है, न्यूरल ट्यूब जो होती है ना वो बंद नहीं होती, जिस न्यूरल ट्यूब से ही स्पाइनल कॉर्ड बनता है। तो जब ये न्यूरल ट्यूब है अगर क्लोज नहीं होती है तो वो ब्रेन की साइड में, जो ब्रेन का पोर्शन है उसमें CSF जो होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है और उस वजह से बच्चा इसका शिकार हो जाता है MR का। फिर हाइड्रोसिफेलस एक कंडीशन है, ये लर्निंग इम्पेयरमेंट कॉज कर देती है क्योंकि ब्रेन में बहुत प्रेशर पड़ता है। फिर चाइल्डहुड इलनेसेस हो गई, इन्फेक्शंस एंड इंजरीज, ये भी एक कॉज हो सकता है, जैसे हाइपर थायरॉयडिज्म हो गया, वूपिंग कफ हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स, हिप डिजीज एक तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सो ये सारे MR को कॉज कर देते हैं। और अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया, ढंग से पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हुआ बच्चे का, तब अ, फिर आगे
अगर मेम्ब्रेन, जैसे मैंने बताया कि ब्रेन के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको मेनिंजेस कहते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। अगर ब्रेन के अंदर खुद ही हो जाए इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन तो हम उसको एनसेफेलाइटिस कहते हैं। सो ये दोनों कंडीशन में भी ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, ब्रेन में डैमेज आ जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई। कैसे हुई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी? बच्चे को उठा के उसका सिर हिला दिया ज़ोर ज़ोर से, या किसी एक्सीडेंट की वजह से उसका सर बहुत तेज़ हिल गया, तो भी ब्रेन डैमेज आ जाता है और मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। नाउ एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अब हम कंसीडर करेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? बच्चे का इग्नोरेंस, बच्चे को इग्नोर किया गया, बच्चे को निगलेक्ट किया गया, उसको प्रॉपर मेंटल एंड फिजिकल स्टिमुलेशन नहीं दिया गया जब वो नॉर्मल डेवलपमेंट के टाइम पे दिया जाता है, बच्चे को सिखाया पढ़ाया नहीं गया। और इस तरह के जब बच्चे में चेंजेस आ जाते हैं क्योंकि उसको प्रॉपर स्टिमुलस नहीं मिला मेंटल एंड फिजिकल, तो वो इरिवर्सिबल लर्निंग इम्पेयरमेंट बच्चे के अंदर हो जाता है। इवन पावर्टी, माल न्यूट्रिशन, अनहेल्दी लिविंग कंडीशंस, इम्प्रॉपर मेडिकल केयर, ये वाली चीज़ें भी अगर होगी तो भी बच्चा हाई रिस्क पे चला जाता है मेंटल रिटार्डेशन के। लेड, जो पहले पेंट्स जो होते थे ना, पुरानी बिल्डिंग में पेंट होते थे दीवारों पे, उसमें लेड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता था, उसकी वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो बच्चा अगर लेड से एक्सपोज होता है तो भी उसके अंदर लेड की पॉइजनिंग हो जाती है एंड उससे भी बच्चे को ये प्रॉब्लम आ जाती है। Now coming to diagnosis, this is last topic of today's video and unit भी end हो जाएगी इसके बाद। So इसमें अब हम diagnosis के बारे में बात करेंगे। सो जब भी हमें एमआर डायग्नोस करना होता है तो कॉम्प्रीहेंसिव फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, मेडिकल हिस्ट्री जाननी पड़ती है बच्चे की, कि पहले क्या कोई बीमारी हुई थी, क्या हुआ था, मदर की कोई हैबिट थी, ये सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा एंड उसका फिजिकल एग्जामिनेशन तो आप करोगे ही करोगे। सो इस तरह से बेसिकली ये डॉक्टर्स करते हैं, फिजिशियंस करते हैं। हम एज अ साइकोलॉजिस्ट वी आर नॉट अलाउड टू टच एनी पेशेंट, तो हम उनको टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं एंड उससे हमें उसका ऑर्गेनिक कॉज पता चल जाएगा कि क्या जो सिम्टम्स है वो क्यों आ रहे हैं। फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, पीकेयू हो गए, ये भी ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं। और अगर ये कंडीशंस जल्दी पता चल गई हमें पीकेयू की एंड हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो ये जो प्रोग्रेशन है ना ये तो हम रोक देंगे, जो रिटार्डेशन बढ़ रहा है उसको हम रोक देंगे, बल्कि हम उसको पार्शियली रिवर्स भी कर सकते हैं। मतलब उसका मेंटल हेल्थ वापस भी आ सकता है, मेंटली वो थोड़ा सा फिट भी हो जाएगा, पूरा नहीं पार्शियली, इन्होंने टर्म यूज़ किया पार्शियली रिवर्स्ड। फिर न्यूरोलॉजिकल जो कॉज है, जैसे ब्रेन इंजरी हो गई, अगेन अगर ब्रेन इंजरी हुई है तो ऑब्वियसली हम उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमें क्या करना होगा, हम उसको न्यूरोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे टेस्टिंग के लिए, सो दैट हम पता लगा सके, क्योंकि हमारा ये टॉपिक क्या है डायग्नोसिस, हम डायग्नोस करना चाहते हैं, हम इसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं अभी, तो वो डायग्नोस करके बताएंगे कि एमआर है या नहीं है। फिर कंप्लीट मेडिकल, फैमिली, सोशल, एजुकेशनल हिस्ट्री हमें पता करनी पड़ेगी। अभी जब तक बच्चे के बारे में हमें पता है, स्कूल के रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे, मेडिकल रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे, पेरेंट्स से इंटरव्यू लेंगे। इन सब चीज़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी बच्चे के बारे में। उसका इंटेलिजेंस टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें लर्निंग डिसेबिलिटी है या और कोई इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में इशू है तो वो हम पता लगा सकते हैं। इन्होंने कुछ टेस्ट के लिस्ट दिए हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, फिर विचेसलर इंटेलिजेंस स्केल, फिर विचेसलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, फिर कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, ये सारे बच्चों के ऊपर कर सकते हैं। इन्फेंट्स के लिए भी इन्होंने बताया है बेले स्केल्स ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, जो मोटर, लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को चेक करता है बच्चे में। फिर इंटरव्यूज़ जब हम पेरेंट्स या केयर गिवर के साथ लेते हैं तो भी हम बच्चे की डेली लिविंग के बारे में पता लगा सकते हैं, उसके मसल कंट्रोल के बारे में, कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स कैसी है वो पता लगा सकते हैं। फिर वुडकॉक जॉनसन स्केल्स ऑफ इंडिपेंडेंट बिहेवियर, देन वाइनलैंड एडेप्टिव बिहेवियर स्केल, ये दो स्केल्स हैं जो इनके स्किल्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 4 ऑफ ब्लॉक 1 MPCE 011। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें सबसे, और लाइक करें एंड डू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।